शेखर विद्रोह, स्वतंत्र चेतना और आत्मखोज का प्रतीक है, जबकि शशि प्रेम, करुणा, त्याग और आत्मिक शांति की प्रतिमूर्ति। दोनों मिलकर मनुष्य के भीतर चलने वाले बुद्धि और संवेदना के शाश्वत द्वंद्व को जीवंत कर देते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं अज्ञेय का बहुप्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। हम इसका दूसरा भाग जिसका नाम है संघर्ष, उसका वाचन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। शेखर जब दोबारा शशि से मिला तब रामेश्वर घर पर नहीं था। कुछ तो इसलिए और कुछ इसलिए कि शेखर ने अपने भावी कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा बना ली थी। वह शशि के सामने अधिक सुस्त रूप में आ सका और बातचीत कर सका। कांग्रेस के और जेल के अनुभव, बाबा मदन सिंह के संस्मरण, उनके कुछ सूत्र और उनकी भव्य मृत्यु, राम जी और मोहसिन की बात, घटना के रूप में जितनी बातें बताई जा सकती थी सब उसने संक्षेप में बता दी। शशि मुग्ध भाव से सुनती रही, पर जब शेखर पूरी बात कह चुका और कुछ यह भाव भी उसमें आ चला कि वह बहुत देर तक लगातार बोलता रहा है, तब शशि ने एकाएक उससे पूछा, जैसे बहुत देर से वह यही प्रश्न पूछना चाह रही थी। और तुम? शेखर ने अचकचाकर कहा, क्या? यह तो सब बाहर की घटना है। तुमने अपनी बात तो कुछ कही नहीं। मैं वह भी सुनना चाहती हूँ। अरे मैं? शेखर सकुचा गया। शशि से कैसे उस अंतरंग जीवन की बात कहे जिसमें शशि की ही देन इतनी बड़ी थी। नहीं, मैं जरूर सुनूंगी, आज चाहे न सही, पर छोड़ूंगी थोड़े ही। तुम बनो अपरिचित तो बनो, मैं तो नहीं बनती। न मुझे तुमसे डर लगता है। शेखर फिर चौंका, फिर लज्जित होकर सिर झुकाए रह गया। अच्छा, कुछ निश्चय किया है क्या करोगे? हाँ? शशि प्रतीक्षा में चुप रही, पर शेखर को न बोलते देख उसने पूछा, क्या? शेखर को लगा कि जो वह कहना चाहता है वह तभी कह सकेगा जब साथ ही उसका उपहास भी करता जाए, नहीं तो बात बड़ी बड़बोली लगेगी। हंसते हुए बोला, कुछ करूंगा जिसे क्रांति कहते हैं। सब चीज उलट पुलट कर रखूंगा। कुछ टूट फूट जाएगी तो कहूंगा कि पुरानी सड़ी हुई थी। शशि जानबूझकर और गंभीर बनती हुई बोली, और क्या? बाबा कहते थे तोड़ना ही धर्म है, बनता तो अपने आप है। यानी अगर मेरा एक दांत टूट जाए, टूट क्यों जाए, तुम तोड़ डालो तो डेंटिस्ट अपने आप प्रकट हो जाएगा। यह विज्ञान का नियम है कि प्रकृति को सूना मसूड़ा अच्छा नहीं लगता। शशि ने उसी आरोपित गंभीरता के साथ पूछा, यह तो हुआ उद्देश्य, इसके लिए क्या करोगे? करूंगा क्या? हथौड़ा तो पास होगा नहीं और कंकड़ मारने से दांत टूटेगा नहीं, इसलिए हर किसी के दांत में रस्सी बांध कर एक एक पत्थर उसके नीचे लटकाऊंगा कि दांत अपने आप खिंच जाए। कश्मीर में मैंने एक बुढ़िया को दांत से पत्थर लटकाए बैठा देखा था, उसका दांत दुखता था। शशि थोड़ा सा झला रही है और यह देखकर कुछ और हंसकर शेखर ने कहा, मतलब यह है कि मैं लिखूंगा, दांतों में पत्थर नहीं, अपनी पुस्तकों के थट्टे बांध कर लटकाऊंगा। आखिर कभी तो इतना बोझ होगा कि। अब जाके शशि थोड़ा सा मुस्कुराई, बोली, तो तुम साहित्यकार बनोगे? अच्छा? एकाएक उसकी आंखों में एक दीप्ति जागी। और तुम्हारा लिखना एक उद्देश्य के लिए होगा, विनाश के लिए और पुनर्निर्माण के लिए? फिर उसने कुछ शांत होकर कहा, लेकिन शेखर, ऐसा लिखा हुआ सब अच्छा नहीं होता, सब साहित्य नहीं होता। वहां साहित्य का मोह करोगे कि उद्देश्य का? शेखर ने अनुभव किया कि अपनी बात को उपहास की आड़ में कहने की आवश्यकता नहीं थी। वह एकाएक गंभीर होकर कहने लगा, मोह तो मैं किसी का नहीं करूंगा। मोह ही तो वह दांत है जो उखाड़ना है, पर इसके लिए कोई तरकीब निकालनी ही होगी। मैं जो कुछ लिखता हूँ बहुत उबल कर लिखता हूँ, पर मुझे पीछे लगता है कि वह अच्छा नहीं है, बल्कि कभी यह भी लगता है कि उद्देश्य भी उसमें नहीं है, क्योंकि वह उबाल ही उबाल है और उद्देश्य के लिए तो नक्शा बनाकर संयम से चलना चाहिए। दोनों चुप हो गए। एकाएक शशि ने उठकर कहा, चाय बनानी है मुझे। शेखर ने विदा ली और चला गया। शेखर ने ग्वाल मंडी के पास एक 4 मंजिले मकान की सबसे ऊपर की मंजिल में 12 रुपए महीने भाड़े पर 1.5 कमरा लिया।
बड़ा कमरा मकान के एक कोने पर था। आधे हिस्से में सीढ़ियों के लिए जगह घिर जाने के कारण कमरे का आकार चौरस न होकर कोण का हो गया था। कोण की बड़ी भुजा पूर्व पश्चिम थी। इसमें शेखर ने बैठक बनाई। दूसरी भुजा उत्तर दक्षिण में थी। इसमें उसने चारपाई रखी। इसके साथ ही एक छोटी सी कोठरी थी और कोठरी के बाहर सीढ़ियों से सटा हुआ छोटा सा आंगन, जिसमें एक ओर पानी का नल था और दूसरी ओर किसी पहले किराएदार के चूल्हे की बची हुई लिपाई। पहले दिन तो शेखर को यह सोचकर आनंद आया कि एक कमरे से वह 2 कमरों का काम निकाल सकता है। दूसरे दिन उसे विस्मय होने लगा कि इस इतनी जगह में जो लोग गृहस्थी और बच्चे कच्चे लेकर रहते होंगे, ये कैसे रहते होंगे। 3 दिन बाद उसने सोच लिया कि घर के बारे में ज्यादा सोचना भले लोगों का काम नहीं है। और फिर इस घर का क्षेत्रफल उस कोठरी से लगभग तिगुना है जिसमें बाबा मदन सिंह ने 18 साल तक, बल्कि यहाँ तो पतरा कमरे में रखना आवश्यक नहीं है। इसकी नीचे व्यवस्था अलग है। नौकर है नहीं, खाना होटल से आ जाएगा। बिल का प्रश्न उठेगा पर वह बाद का प्रश्न है। अतः काम बहुत ना था और फुर्सत पर्याप्त। शेखर अपने बड़े अर्थात एकमात्र कमरे में टहल रहा था। सोच रहा था कि इसी कमरे में उसे वह साहित्य उत्पन्न करना है जो क्रांति की प्रेरणा देगा। एकाएक उसे ध्यान हुआ कि यह पहला अवसर है कि वह अपना अलग मकान लेकर अपने भरोसे अकेले खड़ा हुआ है, कि एक परिवार का या समुदाय का छोटा सा अंग न होकर वह परिवार का मुखिया है। मुखिया ही क्यों, समूचा परिवार, क्योंकि और आगे पीछे कौन है। जिस समाज को उसे बदलना है उसी की वह एक स्वतंत्र इकाई है। यह विचार कोई असाधारण विचार नहीं था, पर इसमें शेखर का समूचा आग्रह समाज पर नहीं, स्वतंत्र इकाई पर था। इसलिए उसे यह नया मालूम हुआ। स्वतंत्र होना, इकाई होना, अपने आप को एक खंड, एक टुकड़ा, अस्तित्व का एक अल्पांश न देखकर समूचा देखना, चाहे एक अकेला कण, किंतु संपूर्ण, जिसका एक स्पष्ट वास्तविक रूप है। एक छोटे से अस्तित्व का पृथक तेजपुंज। अभी उसने कुछ किया नहीं था, पर इस विचार में उसे बल मिला, सांत्वना मिली, थोड़ा सा रस मिला, जिसके सहारे वहां अपनी अवस्था का उज्जवल पक्ष दिखने लगा। उसे याद आया, कभी कहीं एक लेख उसने पढ़ा था जिसमें मकान की ऊपरली मंजिल में रहने के लाभ बताए गए थे। क्या क्या लाभ गिनाए गए थे वह भूल गया था, पर अपने आप भी तो सोचा जा सकता है। स्वच्छ वायु, एकांत, नगर के कोलाहल से दूर, जन समाज के प्रति एक तटस्थता का भाव। बचपन में वह सोचा करता था कि जो लोग पहाड़ पर रहते हैं वे ईश्वर के कुछ निकटतर होते होंगे। शेखर मन ही मन हंसा, फिर सोचने लगा कि इस ऊंचे जीवन स्तर पर पहुंचकर वह क्या लिखे जो दातव्य हो। साहित्य, वह साहित्य जो क्रांति की प्रेरणा दे, और क्रांति एक पक्षीय नहीं, सर्वतोमुखी क्रांति। जो क्रांति एक दिशा में तभी बढ़ती है जब दूसरे मार्ग बंद कर लें, वह क्रांति नहीं है। हम जो इतनी हलचल के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, उसका यही कारण है कि हम प्रगति को कृत्रिम प्रणालियों में बहाना चाहते हैं। संयम आवश्यक है, पर यह संयम नहीं है। शेखर को केंचुए की जाति का एक छोटा चेपदार कीड़ा याद आया, जो एक ओर बढ़ने के लिए दूसरी ओर सिकुड़ता जाता है। जब इधर का सिकुड़ना सीमा पर पहुंच जाता है, तब दूसरी ओर प्रसारण होने लगता है। हमारे कई नेता भी तो ऐसे हैं। किसी ने आर्थिक क्षेत्र चुना है, किसी ने सामाजिक, किसी ने राजनीतिक, तो किसी ने धार्मिक, पर प्रत्येक ने अपनी हलचल की सतह के नीचे किसी स्तर में अपने अस्तित्व के दूसरे क्षेत्र से अपने को संकुचित कर लिया है। शायद यह संगठन का अनिवार्य दोष है। संगठन एक ध्येय लेकर होता है, उसका एक निश्चित कार्यक्रम हो जाता है। फलतः उसको बढ़ाने के लिए लोग दूसरी दिशाओं से हाथ खींच लेते हैं। पर संगठन के बिना भी क्या होता है? होता है क्रांति का एक संगठित पक्ष है, जो एक महांतर व्यक्ति पक्ष भी है। बिना संगठन के भी, बिना संगठन के ही व्यक्ति अकेला ही बहुमुखी वृद्धि के बीज बो सकता है। और शायद जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए साहित्य का मार्ग चुनता है, वह तो कर ही यह सकता है, क्योंकि वह पहला व्यक्ति है, पीछे किसी संगठन का सदस्य है। उसका तो विशेष धर्म है बहुमुखी क्रांति के लिए भूमि जोतना और बोना।
क्रांति बीज की सिंचाई और निराई करना। तीसरी बार जब शेखर शशि से मिला तब उसके चेहरे पर प्रसन्नता का ऐसा भाव था कि उसे देखते ही शशि ने पूछा, क्या कुछ लिख डाला है? लिखा तो कुछ नहीं है, पर सोच समझकर कुछ समझ में आने लगा है। घर में काम तो कुछ है नहीं, सोच सोच कर नक्शे बनाता हूँ, अब लिखूंगा। रामेश्वर भी था, बोला, तो आप लेखक बनना चाहते हैं? कॉलेज छोड़ने का ही निश्चय कर लिया? वह तो अपने आप छूट गया। 10 महीने की अनुपस्थिति के बाद अब परीक्षा तो दे नहीं सकता और नए सिरे से पढ़ने बैठकर 2 साल लगाने का धीरज नहीं है। फिर पढ़कर कौन नौकरी करनी है जो एमए की डिग्री जरूरी हो? नौकरी ऐसी बुरी तो नहीं है, मेरी तरह की सरकारी नौकरी ना करिए, पर प्रोफेसरी तो बड़ी अच्छी चीज है। आदर भी होता है, काम भी कम होता है, छुट्टियां भी अच्छी मिलती हैं, फिर विद्या का साथ रहता है, आदमी पढ़ता लिखता रह सकता है और अच्छे विचारों का प्रचार भी कर सकता है। आपके लिए तो सबसे अच्छा काम है। शेखर ने कहा, यह तो ठीक है, पर मेरी कुछ आदत ही बिगड़ गई है, किसी के अधीन काम करने का जी नहीं होता। तो बात दूसरी है, आप आदर्शवादी हैं। शेखर नहीं जान पाया कि इसमें कितना अंश व्यंग्य का है। तो आजकल आप क्या करते हैं? बहुत पढ़ते होंगे। हमें तो शशि तो पढ़ती है, अक्सर पढ़ती ही रहती है। हंसना खेलना तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। हम तो कई काम करते करते थक जाते हैं, तफरी जरूरी मालूम होती है। शेखर के कुछ लिखने के सब प्रयत्न व्यर्थ गए, न जाने क्यों। जब भी वह लिखने बैठता तभी उसके सब विचार कहीं उड़ जाते। कभी उसे लगता कि वह लिखने को पेशा बना रहा है, तभी उसमें से चमत्कार की भावना नष्ट होती जा रही है। पर अभी तो उसने कुछ लिखा ही नहीं। लिखने से कमाने की बात दूर रही, तब पेशा कैसा? किंतु पेशा दृष्टिकोण की बात है। साहित्य जब साध्य नहीं, एक साधन है तब। हाँ, साधन तो है, पर साधन किस चीज का? क्या उसका ध्येय घटिया है, दूषित है? साहित्य साहित्य के लिए है, स्वांत सुखाय है, पर क्या ध्येय की साधना स्वांत सुखाय नहीं है? लक्ष्य एक विशेष प्रभाव नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए केवल सौंदर्य, क्योंकि प्रभाव की खोज में सौंदर्य ओझल हो जाएगा। पर क्यों? सौंदर्य देखकर ही तो इतर वस्तु को उसमें ढालने की प्रेरणा मिल सकती है। लोक कल्याण की भावना से अलग सौंदर्य क्या हो भी सकता है? एकाएक उसे शशि का प्रश्न याद आया, साहित्य का मोह करोगे कि उद्देश्य का? मोह वह किसी का नहीं करेगा, क्योंकि जब तक दृष्टि उद्देश्य को विमल और निष्कंप एकाग्रता से देखती रहेगी, तब तक एक निष्कलुष सौंदर्य को ही देखेगी। जब निष्ठा नहीं रहेगी, तब यह भी कहाँ कहा जा सकेगा कि उद्देश्य स्पष्ट है। पर विचार से नहीं चलेगा, रचना चाहिए। वह ठीक सोचता है कि गलत, इसकी कसौटी तो वही हो सकता है जो वह लिखेगा, और लिखा उसे कुछ जाता नहीं। क्यों नहीं वह अपने विचार ही लिख पाता? दोपहर की धूप उसके कमरे में अधिकांश भर रही थी। केवल एक कोठरी के पास का कोना उससे बचा था। वहीं बैठकर अपने पैर धूप की ओर फैलाकर शेखर बैठ गया और सोचने लगा कि वह क्या लिखे। धूप अभी उसके पैरों से हटी नहीं थी कि नीचे से एक लड़के ने आकर पूछा, देखिए, यह चिट्ठी आपकी है? और लिफाफा उसे दे गया। शेखर ने हाँ कहकर चिट्ठी ले ली और विस्मृत होकर उसके पते की लिखावट देखने लगा। मौसी विद्यावती की चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था कि शशि ने उन्हें लिखा है कि वह अलग मकान लेकर रहने लगा है और साहित्य सेवा करना चाहता है, इसलिए वे शशि की किताबों में से अच्छी अच्छी छांट कर उसे भेज दें। उन्होंने किताबें एक पेटी में भरकर भेजी हैं, जिसकी बिल्टी चिट्ठी के साथ है, और जेल से आने की बहुत बधाई और शगुन के 10 रुपए और थोड़ी सी मिठाई भी उन्होंने पेटी में रख दी है, और आशा है कि वह रुपए भेजने पर बुरा नहीं मानेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, और वह कभी छुट्टी पाए तो उन्हें ज़रूर मिलने जाए। मौसी विद्यावती। बहुत देर बाद जब शेखर उठा तो धूप कभी की लुप्त हो गई थी। सांझ के रंगीन प्रकाश में कमरा बहुत बड़ा बड़ा लगने लगा था, किंतु स्निग्ध आनंद की एक अद्भुत दीप्ति उस पर छा गई थी, क्योंकि उसने एक लंबी कविता और एक छोटी सी कहानी लिख डाली थी। वह चाहता था कि उसी समय दौड़कर जाकर शशि को कहे कि देखो, मैंने कुछ लिखा है। सहसा उसने सोचा, अगर वह बिना बताए मौसी को लिख सकती है, तो मैं भी बिना बताए कविता और कहानी डाक से उसे भेजूंगा।
यही निश्चय करके उसने हस्तलिपि कमरे की सोनी अलमारी में रख दी। तब उसे याद आया कि उसकी अपनी पुस्तकें भी तो थीं जो हॉस्टल में रह गई थीं। वे भी वह हॉस्टल के कमरे के भूतपूर्व साथी से ले आएगा और वहीं रखेगा, अध्ययन भी जारी रखेगा। जब खोज करके उस साथी का कमरा पाकर और उससे यह जानकर कि कई एक पुस्तकें तो लोग ले गए और चित्रों के संग्रह चोरी हो गए और इत्यादि, शेखर अपनी बची कुची पुस्तकों का गट्ठर लेकर लौटा। आधी से अधिक पुस्तकें चली जाने पर भी शेषांश काफी था और उसमें भी पाठ्य पुस्तक उतनी नहीं जितनी दूसरे और अब शेखर के विशेष रुचि के ग्रंथ थे। तब रात हो गई थी। शेखर ने उस समय उन्हें वैसे ही रख दिया। प्रातःकाल उसने अलमारी की सफाई करके उसमें कागज बिछाए और सब पुस्तकें सजाकर रख दी। फिर वह जाकर शशि की पुस्तकों का पार्सल भी ले आया और उसकी पुस्तकें भी थोड़ी देर में सफाई से रखी गईं। अलमारी में 5 खाने थे, ऊपर वाले 4 जिनमें आगे किवाड़ में कांच लगे थे पुस्तकों से भर गए। निचले में एक और शेखर ने कॉपियों का ढेर रख दिया और दूसरी ओर मौसी की भेजी हुई मिठाई। तब अलमारी के किवाड़ बंद करके वह कुछ दूर पर होकर अपने परिश्रम का फल देखने लगा। उस एक अलमारी भर पुस्तकों को देखकर उसे रोमांच हो आया। कितना सुंदर हो गया था उसका कमरा उन पुस्तकों से, जिनमें आधी उसने एक एक करके जुटाई थीं और बाकी शशि ने। शेखर जानता था कि शशि ने भी अधिकांश पुस्तकें प्रतिमास मिलने वाले थोड़े से रुपयों से ही कई बरसों तक खरीद कर जुटाई थी, वैसे ही जैसे उसने अपने मासिक खर्च में से किसी तरह बचाकर या अपने आप बच जाने पर जोड़े हुए धन से। उसे लगा कि उस अलमारी के 2 खानों में से शशि की अनुग्रह भरी सौम्य और वत्सल आंखें उसके कमरे को देख रही हैं और उस दृष्टि से कमरे का वातावरण आर्द्र हो गया है। एकाएक कृतज्ञता से उसका मन उमड़ आया और उसका हृदय यह भी चाह उठा कि वह उस कृतज्ञता को शशि पर प्रकट भी कर सके, पर उसी समय जाने से उसने अपने आप को रोक लिया। उसने सोचा कि तीसरे पहर ही जाएगा जब शशि को काम से छुट्टी होगी और रामेश्वर भी फुर्सत से होगा। उस दिन रामेश्वर की आधी छुट्टी थी और एक बात महत्व की यह भी थी कि तब तक शशि वह पत्र पा चुकी होगी जो उसने रात डाक में छोड़ा था। उसकी कहानी और कविता पढ़ चुकी होगी। रामेश्वर एक कुर्सी पर बैठा, दूसरी पर टांग फैलाए सिगरेट पी रहा था। शशि नीचे चटाई पर बैठी कुछ सिलाई कर रही थी। शेखर के आने पर उसने सिलाई घुटने पर रखकर सिर उठाकर एक स्थिर और मृदु दृष्टि से उधर देखा, फिर गर्दन जरा सीधी करके पुनः सिलाई में लग गई। रामेश्वर ने ऊंचे स्वर में कहा, आइए आइए, आप अच्छे आए, और धुएं के बादल के बीच में से मुस्कुरा दिया। कहिए, क्या लिखा जा रहा है आजकल? कुछ नहीं, आजकल तो कुछ लिखने का मन ही नहीं होता। शेखर ने कहते कहते शशि की ओर देखा कि वह कुछ कहती है या हंसती है कि नहीं, क्योंकि शेखर की कविता कहानी तो उसी दिन उसे मिली होगी। पर शशि पूर्ववत सिलाई करती रही। लिखने वालों को यही तो आनंद है, लिखा लिखा, ना लिखा महीनों ना लिखा। फिर जहाँ लिखना रोटी के लिए जरूरी ना हो, वहाँ एक दिन ढील करें तो उतनी फाइलें लाद कर घर लानी पड़ेंगी। हमें तो जो करना पड़ता है दिन के दिन करना ही पड़ता है। अब की बार संदेह के लिए गुंजाइश नहीं थी। रामेश्वर की बात का व्यंग्य स्पष्ट था कि निठल्ले बैठे रहने के लिए लेखक होने का बहाना अच्छा है। शेखर ने उत्तर नहीं दिया। शशि की ओर उन्मुख होकर बोला, मौसी ने मुझे पेटी भर पुस्तकें भेजी हैं। उनकी चिट्ठी भी आई थी, जेल से आने की बधाई और शगुन भेजा है। शशि थोड़ा सा मुस्कुराई। माँ की यह बात उसे अच्छी लगी है, यह बात उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। रामेश्वर ने पूछा, कैसी पुस्तकें? शशि की पुस्तकें वहां पड़ी थीं, वही। रामेश्वर ने संयत जिज्ञासा के स्वर में पूछा, तुमने लिखा था भेजने को? जी। ओ अच्छा। फिर शेखर की ओर, तो आप अब बहुत पढ़ते हैं। हाँ, और दिन भी कैसे कटता होगा? पुस्तकें भी बढ़िया होंगी। आपकी बहन तो बड़े परिष्कृत टेस्ट की है। फिर वही अस्पष्ट कुछ की झलक। क्या इस उक्ति के पीछे कुछ और बात है? पर बात कही तो बिल्कुल सहज भाव से गई है। शेखर ने कहा, मेरी अपनी बहुत सी पुस्तकें पढ़ी थी, वह भी ले आया हूँ। अब फिर नियम से पढ़ने का विचार है। जरूर जरूर। नीचे किसी ने किवाड़ खटखटाया, साथ ही आवाज आई, डाक है साहब। शेखर सीढ़ियों के सबसे निकट था।
रामेश्वर के उठने से पहले उठकर उसने डाकिये के हाथ से डाक पकड़ ली। एकाएक वह चौंका। 2 पत्र थे जिनमें एक उसी का भेजा हुआ था। वह क्षण भर असमंजस में पड़ गया। फिर उसने दोनों पत्र रामेश्वर को दे दिए और जल्दी से बोला, अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे कुछ काम है। रामेश्वर पत्र खोलने को था, रुककर बोला, इतनी जल्दी? अभी बैठिए ना, थोड़ी देर में चाय वाय पीकर। जी नहीं, फिर आऊंगा, कहकर शेखर चल ही पड़ा। पीछे उसने सुना, लो यह पत्र तुम्हारा है। हाँ, किसका है? वही संयत जिज्ञासा का स्वर, मानो जताना चाहता है कि मैं अधिकार से नहीं पूछता, यूं ही पूछता हूँ। अक्षर तो भैया के लगते हैं। शशि का हल्का सा विस्मय। शेखर मन ही मन हंसता हुआ नीचे पहुंच गया। शशि देखेगी पत्र में है क्या तो अचंभे में आ जाएगी। घर पहुंचकर शेखर ने अपनी पुरानी कॉपियां उलट पलट कर देखनी आरंभ की। जिन दिनों वह मणिका के यहाँ आता जाता था, उन दिनों के लिखे हुए कागजों के पुलिंदे खोल खोल कर वह पढ़ने लगा। आज उसका जी प्रसन्न था और वह प्रसन्नता मानो उसके पुराने सोचे हुए अव्यवस्थित विचारों को एक लड़ी में पिरोती जा रही थी। अस्पष्ट किंतु क्रमशः स्पष्टतर होते हुए रूप में वह देख रहा था कि पिछले 2-2.5 वर्षों में उसने जो कुछ देखा सोचा है, उस सब के निष्कर्ष रूप कुछ धारणाएं उसकी बन गई हैं, जो अपने समाज के बारे में उसके विचारों की आधारशिला है। इन्हीं धारणाओं के सहारे वह समाज की वर्तमान रूढ़ि के विरुद्ध एक अभियोग खड़ा करता है और मांग करवा सकता है कि समाज को बदला जाए। वह देख रहा है कि इस पुलिंदे के कागजों में ही वह प्रबंध बिखरा पड़ा है, जो गठा जाकर एक पुस्तक बनेगा। शेखर के परिकल्पित नवनिर्माण का बालबोध, पुस्तक का नाम भी उसने सोच लिया था, हमारा समाज। क्योंकि केवल समाज कहने से समाज की अमूर्त भावना ही सामने आएगी और रूढ़िग्रस्त या ऐसा कोई विशेषण लगा देने से स्पष्ट नहीं रहेगा कि हमारा आज का समाज ही पुस्तक का विषय है। नहीं, लिखना उसका पेशा नहीं है, उसकी साधना है, क्योंकि इसके पास कुछ कहने को है और उत्कंठा भी उसमें है। उत्कंठा भी और साहस भी। 5-6 दिन तक लिखते रहने के बाद जब पुस्तक का ढांचा काफी स्पष्ट हो गया और आरंभ में कुछ अंश अपने अंतिम रूप में भी आ गए, तब शेखर को एकाएक याद आया कि उस दिन तो वह शशि को अपनी कृतज्ञता जताने गया था। वह भी उसने नहीं किया और यह भी नहीं जाना कि कविता और कहानी शशि को कैसी लगी। और असल बात तो यह थी कि वह शशि को वहां लाकर दिखाना चाहता था कि उसके आड़े तिरछे कमरे में वह पुस्तकों भरी और कॉपियों भरी भी अलमारी कैसी सुंदर और भरी भरी लगती है, क्योंकि यही तो कृतज्ञता ज्ञापन का श्रेष्ठ तरीका है। नहीं तो क्या वह मुंह फाड़ कर यह कहेगा कि शशि, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं कि तुमने मुझे पुस्तकें भिजवाई, और शशि आंखें आधी मीच कर और भवें ऊंची करके उत्तर देगी, अरे यह भी कोई उल्लेख करने की बात है? नहीं, वे सब सभ्य ढंग उसके बस के नहीं है। अपनी अधूरी पुस्तक की रूपरेखा के पन्ने लेकर शेखर शशि के घर रामेश्वर और शशि को निमंत्रण देने गया। निश्चय करने के बाद उसे क्षण भर हिचकिचाहट हुई कि वह रामेश्वर की क्या खातिर करेगा। फिर उसे याद आया कि मौसी के भेजे हुए शगुन के रुपए तो अभी अलमारी में पड़े ही हैं। मिठाई समाप्त प्राय है, तो क्या वह एक टी सेट और अंगीठी और कोयले आदि ले आएगा और बाद में भी काम आएंगे, क्योंकि अब तो सर्दी भी काफी हो चली है। रामेश्वर घर पर था नहीं। शेखर के हाथों में कागजों का पुलिंदा देखकर शशि ने पूछा, यह क्या लाए? शेखर ने उत्साह से कहा, मेरी पुस्तक की रूपरेखा है, देखोगी? हाँ, दो। पर शशि ने कविता और कहानी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या वे उसे अच्छी नहीं लगी? तो उसे यही कहना चाहिए था, चुप क्यों रही? उसने मान से कहा, क्यों दूं? तुम्हें कोई दिलचस्पी भी है? क्यों? तुम्हें क्या पता? मेरी कविता कहानी तो पढ़ी नहीं। एकाएक शशि का चेहरा गंभीर हो गया। उसने शांत स्वर में पूछा, डाक से क्यों भेजी थी? तुमने मौसी को लिखा था तो मुझे क्यों नहीं बताया था? मैंने सोचा मैं भी तुम्हें सरप्राइज। एकाएक शेखर को बोध हुआ शशि का चेहरा गंभीर नहीं, अप्रतिभ है और उसका स्वर शांत नहीं, मुरझाया हुआ था। उसने हड़बड़ा कर पूछा, क्यों शशि, क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे क्या सरप्राइज, मुझे तो तुम स्वयं दिखला जाते। नहीं शशि, कुछ और बात है, बताओ तुरंत। शेखर ने आशंकित आग्रह से कहा, कुछ नहीं।
तुम्हारे पीछे उन्होंने पूछा। चिट्ठी किसकी है? मैंने बता दिया तो अचंभे में बोले, अभी तो आए थे, चिट्ठी क्यों? मैंने बताया कि कहानी और कविता भेजी है। बोले, अच्छा तब तो हम भी पढ़ें। मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया, पर उनके वे पन्ने उलटने पुलटने से मैंने जाना कि उनकी रुचि कविता कहानी में नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, भाई हम कविता अविता क्या जाने, यह तो कलाकार लोग ही समझें, और कागज मुझे लौटा दिए। बहुत देर बाद फिर बोलने लगे, तो ऐसे सक पकाकर भागने की क्या जरूरत थी? पहले तो मैं समझी ही नहीं कि किस बारे में बात हो रही है। फिर मुझे याद आया, मेरा कुछ उत्तर देने का मन नहीं किया। शेखर सुन बैठ गया। काफी देर बाद उसने कहा, मैं समझा दूं उन्हें? नहीं, उससे उल्टा असर पड़ेगा, जाने दो। जो बात हो गई सो हो गई, अब क्या लिख रहे हो? शेखर ने विषय बदलने के इस प्रकट प्रयत्न को चुपचाप स्वीकार कर लिया। बोला, पहले लिखी हुई कई चीजों को जोड़ तोड़कर एक निबंध बना रहा हूं, अपने समाज की आलोचना। पर वह पहले सा उत्साह उसके स्वर में नहीं था। हमारा समाज? कितना लिख डाला है, और शीर्षक क्या रखा है? यही तो, हमारा समाज। जल्दी ही पूरा कर डालूंगा। इतने में रामेश्वर आ गया। कहिए, अब की कई दिन बाद आए? हाँ, यूं ही कुछ काम करता रहा। यह क्या लाए हैं? कुछ और लिखा है? वह कविता और कहानी आपकी सुंदर थी। शशि के कहने से मैंने भी पढ़ी थी, पर अब तो बिना सिफारिश के पढ़ूंगा। आप तो बड़ा सुंदर लिखते हैं। शेखर ने मन ही मन इस व्यक्ति को सराहा, जिसके मुंह से बात अपने आप ठीक निकलती आती है, चाहे उसके पीछे अनुभूति हो ना हो। वह स्वयं कुछ भी बोल नहीं सका। लाइए, यह तो देखें। शेखर का जी हुआ कि इनकार कर दे। वह अधूरी हस्तलिपि उसे अपने व्यक्तित्व का इतना अपना अंश लगती थी कि उसे कम से कम रामेश्वर को नहीं देना चाहता था। पर यह सोचकर उसने अपने आप को संभाला कि मना करने से रामेश्वर कहीं और उल्टा अर्थ न करे, और अपनी अनिच्छा को बलपूर्वक दबाकर उसने कॉपी रामेश्वर को दे दी। जब रामेश्वर उसके पन्ने अनमनी उंगलियों से इधर उधर करने लगा और शेखर को लगने लगा कि वे अनमनी ही नहीं, व्यंग्य से भरी हुई भी हैं, तब एकाएक अपने प्रति ग्लानि उसके मन में उमड़ आई। वह वहां से हट जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रामेश्वर के बैठने को कहने पर उसने कहा, असल में मुझे सामने बैठकर अपनी चीज पढ़वाते संकोच होता है। और मन ही मन सोचा कि यह पहले दिन की बात की भी अप्रत्यक्ष सफाई है। रामेश्वर ने शशि की ओर देखते हुए कहा, वाह, संकोच कैसा? अभी तो ये छपेंगी ना? फिर एकाएक, नहीं तो इसे भी डाक से भेज देते। और ठहाका मारकर हंस पड़े। पर इतनी बड़ी कॉपी डाक से भेजने पर महसूल भी तो कितना लगता। ऐसे में निमंत्रण वह कैसे दे? वह किसी तरह उठकर नीचे उतर गया। 4-5 दिन फिर शेखर घर से नहीं निकला। कुछ लिखने की भी प्रवृत्ति उसकी नहीं हुई। वह अनमना सा खिड़की के आगे बैठा रहता, और कभी सर्दी अधिक हो जाती तो उसे बंद करके कमरे में टहलने लगता। एकाध दिन उसने पढ़ने का प्रयत्न भी किया, पर उसकी अनमनी आंखें बीच बीच में एकाएक अनदेखी हो जाती। फिर चौंक कर वह सोचता कि जब समय नष्ट ही करना है तब अपने साथ यह छल क्यों। कभी कभी प्रातःकाल बिस्तर में लेटे लेटे ही वह कविता के कुछ एक पद्य पढ़ लेता और आशा करता कि उनके प्रभाव से उसका दिन अच्छा बीत जाएगा। लगभग 1 सप्ताह बाद तीसरे पहर शशि वहां आ पहुंची। पहले उसने डरते डरते किवाड़ खटखटाया, किंतु जब शेखर को देखकर आश्वस्त हो गई कि वह भूल नहीं कर रही है, तब उसने खिलकर कहा, आखिर मिल ही गया ठिकाना। नीचे वालों में कोई तुम्हारा नाम ही नहीं जानता? शेखर ने विनोद पूर्वक कहा, यह क्यों नहीं पूछा कि घर घुसना आदमी किस कमरे में रहता है? सबको मेरे बारे में यही कौतूहल है कि मैं कमरे में पड़ा पड़ा करता क्या हूँ। हाँ, तो बाहर क्यों नहीं निकलते? शेखर ने एक बार शशि की ओर देख भर दिया। शेखर के बिस्तर का कोना हटाकर चारपाई पर बैठती हुई शशि बोली, तुम्हारी पुस्तक मैं ले आई हूँ, मैंने सारी पढ़ ली है, जितनी तुम दे गए थे, और यही कहने आई हूँ कि इसे जल्दी पूरा कर डालो। मुझसे तो और कुछ लिखा ही नहीं गया। क्यों, इतने दिन क्या किया? कुछ नहीं, जी नहीं लगता। सोचता हूँ यह सब लिख लिखा कर होगा क्या? चिंतित तीव्रता से। लिख चुकूंगा तो छपेगा नहीं, छप जाएगा तो लोग बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ बनने में भी संतोष हो सकता है, पर किसके लिए? शेखर, क्या उद्देश्य के लिए कुछ क्लेश भोगने में तृप्ति नहीं मिलती?
मैं तो समझती हूँ कि बहुत बड़ी तृप्ति है, नहीं तो मैं मिलती है, पर पता नहीं क्या, कभी मुझे लगता है कि उद्देश्य के रूप में एक नाम क्रांति काफी नहीं है। आदर्श वह है, पर तृप्ति आदर्श से ही नहीं मिलती, शायद आदर्श के प्रतीक से मिलती है। सच? हाँ, मुझे तो यही लगता है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे आदर्श का कुछ प्रतीक हो जिसके लिए उद्योग करने में तुम्हें तृप्ति मिले? शेखर ने सोचते हुए कहा। हाँ, शशि ने उसकी नकल करते हुए कहा। कह दिया बच्चों की तरह हाँ। फिर कुछ रुककर, प्रतीक कैसा? कोई वस्तु या कोई व्यक्ति? शेखर ने मानो अनसुनी कर दी। अब तक वह खिड़की पर कोहनी टेके हुए खड़ा था, अब वह बाहर की ओर देखने लगा। शशि उठ खड़ी हुई, जिधर शेखर खड़ा था उससे दूसरी ओर मुंह फेर कर बोली, शेखर, क्या मेरे लिए लिख सकते हो? शेखर ने चौंक कर कहा, क्या? मैंने पूछा, क्या मेरे लिए लिख सकते हो? मैंने नहीं सोचा था कि मुंह से कहना पड़ेगा, पर कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। शेखर बढ़कर शशि के पास आ खड़ा हुआ। एक क्षण के विकल्प के बाद उसने कंधा पकड़कर शशि को अपनी ओर घुमाया। शशि की आंखें उसकी ठोड़ी पर टिकी रहीं, ऊपर नहीं उठी। शेखर ने कंधे से हाथ उठाया, फिर अपने स्थान पर जा खड़ा हुआ और बोला, नहीं शशि, मैं अनिष्ट हूं। जो मेरे संपर्क में आता है खंडित ही होता है। मेरे द्वारा लिखी जाने वाली किसी चीज का महत्व इतना नहीं है कि। शशि ने फिर कहा, मैंने पूछा है मेरे लिए लिख सकते हो? और सुनो, तुम जितना अच्छा लिखोगे उतना ही बाहर से क्लेश पाओगे, पर भीतर से तुम्हें शांति मिलेगी। मैं कहूँ तो यह बात बड़ी लगेगी, पर तुम्हारा प्रतीक उस शांति का है ही नहीं, पर क्लेश का भी साझी हो सकता है। शशि? शशि ने आंखें उठाकर भरपूर दृष्टि से उसकी ओर देखा। अब की बार शेखर ने आंखें नीचे कर ली। व्यथा के उस अभिमान के आगे उसकी आंखें नहीं टिकी। शशि ने कहा, अच्छा, इससे आगे जो कुछ लिखा है वह तो मुझे दिखाओ। शशि के स्वर से वातावरण बदल गया। शेखर ने कहा, लिखा कहाँ है? कुछ नोट हैं? वह चाहो तो देख लो। अलमारी में से कुछ कागज लाकर उसने शशि को दे दिए। और ये सब पुलिंदे क्या हैं? ये सब तो यूं ही है, कॉलेज के दिनों का लिखा हुआ, वह सब भी मुझे पढ़ना है। अब तो अपना लिखा हुआ एक एक पुर्जा मुझे देना होगा, समझा? शशि शेखर के दिए कागज पढ़ने लगी। शेखर ने पूछा, इन पुस्तकों से यह कमरा अच्छा नहीं लगता? शशि पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा दी। ये सब पुस्तकें तुम्हारी पढ़ी हुई हैं? शशि ने बिना मुंह उठाए ही कहा, ठहरो, मुझे यह पढ़ लेने दो। शेखर फिर खिड़की पर जा खड़ा हुआ। बाहर देखते देखते फिर उसके मन में शशि के प्रति कृतज्ञता जागने लगी। वह बिना बुलाए उसके मन की इच्छा पूरी करने जो यहाँ चली आई है। हाँ, तो इसे कब पूरा करोगे? शशि सब कागज पढ़ चुकी थी। देखो देखो, नहीं पूरा करना पड़ेगा। शशि हंसने लगी, फिर गंभीर होकर बोली, तुमने उन्हें कभी यहाँ क्यों नहीं बुलाया? शेखर ने कुछ खिन्न स्वर में कहा, उस दिन बुलाने ही तो गया था। शशि ने कागज अलमारी में रखते हुए कहा, अच्छा, अब मैं जाती हूँ। अब की आओगे तो उन्हें निमंत्रित करना ही। एकाएक अलमारी में 10 रुपए पड़े देखकर, यह कैसे हैं? शकुन है। ये भी ऐसे ही पड़े हैं, काम नहीं आए? इनका तो यहाँ पड़े रहना ही काम है। शेखर हंसने लगा। खाते क्या हो? क्यों, होटल से खाना आता है? कोई मजाक है? होटल का खाना? शशि ने खोए से स्वर में कहा। फिर प्रकृतिस्थ होकर पूछा, होटल का नाम भी तो सुनूं जरा। शेखर ने कुछ अकड़कर आंखें चढ़ाकर प्रत्येक अक्षर को सुरत करते हुए कहा, चित्तपूर्णी देवी प्रेम शुद्ध पवित्र भोजनालिया, नाम से ही पेट भर जाता है। और हंसने लगा। शशि ने कृत्रिम रोष से त्योरियां संकुचित करके कहा, मेरे सामने ऐसे मत हंसा करो। अच्छा, मैं जाती हूँ। वह सीढ़ियां उतरने लगी। चलो नीचे तक पहुंचा आऊं, कहकर शेखर भी पीछे पीछे उतरने लगा। शशि और रामेश्वर दो एक बार शेखर के घर हो आए। बैठक के साथ वाली कोठरी की अलमारी में चाय का एक सेट और कुछ बर्तन, छुरी चाकू, 2 एक डिब्बे, 1 बोतल मधु, 1 पैकेट बिस्कुट का, 1 दिया सलाई का, यह सब सामान पहुंच गया। बदले में दूसरी अलमारी से शगुन के रुपए गायब हो गए। शेखर ने विशेष कुछ लिखा नहीं। उसकी अलमारी में कागज बढ़े तो केवल कुछ एक चिट्ठियां, 2 एक मौसी की, 1 गौरा की,
एक पिता की, जिसमें एक ओर उसके आवारापन पर रोष था और दूसरी ओर उसके जेल हो आने पर दबा हुआ सा अभिमान भी, और साथ ही यह सूचना कि उसकी माता बहुत बीमार हैं और उसे उनसे मिलने तत्काल आना चाहिए। एक छोटे भाई रवि दत्त की, जो उस वर्ष बीए की परीक्षा दे रहा था। एक मद्रास से सदाशिव की, जिसने लिखा था कि अगले वर्ष वह डॉक्टर हो जाएगा, और पूछा था कि शेखर कहाँ है, क्या कर रहा है। शेखर के जेल जाने की बात का उसे पता लग चुका था। शेखर को उस घर में आए 1 महीना हो चला था। एकाएक उसे याद आया कि अगले मास किराया देना होगा और होटल का बिल भी चुकाना होगा, और उसके पास तो कुछ है ही नहीं। किराया तो कुछ देर बाद भी दिया जा सकता है, क्योंकि हर महीने पेशगी देना कोई ज़रूरी थोड़े ही है, पर होटल का तो महीना पूरा हो चुका है और वहाँ देर करने से रोटी नहीं मिलेगी। उसे थोड़ी सी चिंता हुई। फिर उसने सोचा, पुस्तक तो लगभग तैयार है, किसी प्रकाशक से उसका कुछ ना कुछ मिल ही सकता है, ना सही अधिक, तत्काल का थोड़ा ही सही, पर कुल जमा 25 रुपया महीना तो उसका खर्च है, तो 1 साल का खर्चा तो पुस्तक निकाल ही देगी। उसे पता नहीं था कि पुस्तक के लिए प्रकाशक कैसे क्या देते हैं, पर एक पुस्तक के 300 रुपये बहुत अधिक हैं। उसे ऐसा नहीं लगा। हमारा समाज बिकाऊ है, 300 रुपये में हमारा समाज बिकाऊ है, कोई ग्राहक? शेखर मन ही मन हंसा। कौड़ी मोल का नहीं है हमारा समाज, उसके 300 रुपये। शेखर ने शहर के 2-1 प्रमुख प्रकाशकों के यहाँ पूछताछ करने की सोची। 4 दिन लगभग बैठकर उसने पुस्तक की प्रतिलिपि तैयार कर ली और उसे एक बड़े रुमाल में लपेटकर वाणी निकेतन के मैनेजर से मिलने जा पहुंचा। मैनेजर से अपना अभिप्राय कहकर जब उसने हस्तलिपि उनके आगे रख दी, तब उन्होंने लिपि की बजाय शेखर को ही बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखना आरंभ किया। थोड़ी देर बाद बोले, साहब, हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठित लेखकों की ही चीज छपती है। आप जानते हैं, हम यहाँ के प्रमुख प्रकाशक हैं, हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। बिल्कुल नए अनजान लेखक का प्रकाशन हम कैसे जिम्मे ले सकते हैं? शेखर ने आग्रह करते हुए कहा, पर आपको चीज की भी तो परख करनी चाहिए। क्या प्रतिष्ठा ही उसकी कसौटी है? बड़े बड़े लेखक भी तो पहले अनजान ही थे। जी हाँ, पर तब उनकी पुस्तकें हमारे यहाँ से नहीं छपती थीं। हमने तो उन्हें तभी माना जब उनकी रचनाओं का महत्व स्वीकार लिया गया। तब हमने उनको दूसरे प्रकाशकों से अच्छे टर्म्स देकर भी बुला लिया। जिनकी पुस्तकें रह गईं, वे रह गए, पर यह तो दूसरे पत्तल से ग्रास छीनना हुआ। फिर वैसा ही समझ लीजिए, पर बुद्धिमानी इसी का नाम है। दूसरों की भूलों से अनुभव प्राप्त करें। हम असफल होने या हो सकने वाली चीज़ों को छापते ही नहीं। सरस्वती कुंज के मैनेजर ने शेखर को अपने साहित्यिक सलाहकार के पास भेज दिया। जब शहर की एक गली में उनके घर का पता लगाकर शेखर वहां पहुंचा, तो उन्होंने शीर्षक देखकर पूछा, क्या उपन्यास है? जी नहीं, विवेचनात्मक निबंध है। मैंने समाज की वर्तमान अवस्था का चित्रण करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि। तो आपने कुछ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है? पर साहब, पहले तो निबंध कोई पढ़ता नहीं, दूसरे ऐसा निबंध जिसमें तर्क ही तर्क हो। आप साहित्यिक निबंध क्यों नहीं लिखते? कैसा? सैकड़ों विषय हैं, मसलन छायावादी काव्य में नारी की कल्पना, या स्त्री कवियों का नारी रूप वर्णन, या संस्कृत और हिंदी काव्य में नायिका भेद। यह विषय तो आधुनिक भी रहेगा, आजकल तो तुलनात्मक अध्ययन का जमाना ही है। शेखर ने पूछा, ऐसे निबंध कोई पढ़ता है? वैसे तो नहीं पढ़ता, पर ऐसे साहित्यिक निबंध पाठ्य पुस्तकों में रखे जा सकते हैं, तब किताब निकल भी जाती है। शेखर क्षण भर चुप रहा। सलाहकार फिर बोले, आपको शायद मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी, मैं तो आप ही के हित के लिए कहता हूँ। शेखर ने अनमने भाव से उत्तर दिया, नहीं, आपकी सलाह के लिए आभारी हूँ, पर मुझे तो दिलचस्पी समाज और सामाजिक समस्याओं में है। अच्छा, तो वैसा विषय चुन लीजिए। रहस्यवादी काव्य का प्रियतम पुरुष होता था या स्त्री? इधर एक मत चल रहा है कि रहस्यवादी कवियों का प्रेम निवेदन किसी शरीरी व्यक्ति के प्रति ही होता था। फारसी कविता के बारे में तो यह बात मानी ही हुई है कि यह साकी या माशूक न पुरुष होता था न स्त्री, बल्कि नपुंसक होता था। इस अध्ययन में आपको मध्ययुगीन समाज के भी अध्ययन का अच्छा अवसर मिलेगा। मेरी समझ में तो यह बड़े मौके का विषय है। शेखर चुप हो रहा। थोड़ी देर बाद बोला, तो इस पुस्तक को आप प्रकाशन के लायक नहीं समझते? नहीं, यह मैं कब कहता हूँ?
प्रकाशन के लायक तो सब कुछ है, पर प्रकाशित होता है वही जो खप सके, नहीं तो जोखिम कौन उठाए। पर मैंने तो सरस्वती कुंज वालों को सदा यही राय दी है कि नए प्रतिभावान लेखों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए, चाहे उसमें थोड़ा सा जोखिम भी हो ही, नहीं तो नया साहित्य बनेगा कैसे। और मेरी बात वे मानते भी हैं। शेखर के मन में आशा का संचार हुआ। बोला, तो आप इसे पढ़ देखेंगे? मैं चाहता हूं कि जरा जल्दी ही आप मैनेजर से मिलिए। मैं उन्हें सही सलाह दूंगा कि वे आपके खर्च पर पुस्तक छाप दें, और जहां तक हो सके जल्दी ही। नए लेखक को मौका मिलना चाहिए, प्रकाशक का यह कर्तव्य है। शेखर फिर हताश हो गया। उसने धीरे धीरे बस्ता लपेटा और नमस्कार करके चल पड़ा। शेखर ने दूसरी कोटि के प्रकाशकों के यहाँ भी चक्कर लगा डाला। फिर उसने एक विक्रेता के यहाँ से पुस्तकों की पूरी सूची ले ली और जितने बच रहे थे उन सबको एक सिरे से देखना शुरू किया। एक सप्ताह हो गया। अंत में युगांतर साहित्य मंदिर के संचालक ने उसकी पुस्तक इस शर्त पर छापना स्वीकार किया कि छपाई और कागज के दाम शेखर के जिम्मे रहेंगे, पर उसे नगद कुछ नहीं देना पड़ेगा। प्रकाशक पुस्तक छापकर और बेचकर पहले लागत वसूल कर लेगा, उसके बाद जो बिक्री होगी उसमें चौथा अंश शेखर का होगा। 10 दिन भटकने के बाद शेखर में इतना धीरज नहीं रहा था कि बैठकर हिसाब लगाए कि इसमें उसे मिला क्या और कब तक। उसने यही बड़ी कृपा समझी कि प्रकाशक उससे कुछ मांग नहीं रहा है। वह यह भी भूल गया था कि वह पुस्तक बेचने इसलिए निकला था कि उसे बिल चुकाना होगा, जिसका तकाजा शुरू भी हो गया था। उस दिन शेखर बस्ता लेकर नहीं निकला था। उसे आशा ही नहीं थी कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अतः संचालक से तीसरे दिन आने का वायदा करके 2 दिन का अवकाश उसने केवल इसलिए रखा कि प्रकाशक यह न समझे कि वह बहुत उतावला है। वह घर लौट आया। आकर वह क्लांत शरीर और उदास मन लिए बिस्तर पर लेट गया। क्षीण सा विचार उसके मन में आया कि जाकर शशि को यह सूचना दे आवे, पर उत्साह नहीं हुआ। और अभी खबर भी क्या है। निर्निमेष नेत्रों से वह छत की ओर देख रहा था। एकाएक उसे लगा कि छत इतने दिनों से वैसी की वैसी है कि देखकर ऊब आती है। उसने मुंह खिड़की की ओर फेर लिया। न जाने पुस्तक कब छपेगी, कैसा उसका स्वागत होगा, उससे कुछ आएगा कब, लागत कितनी होगी। शायद 200 रुपये का कागज लगेगा, 100-150 ऊपर। पुस्तक की कीमत अगर 100 रुपया होगी तो शेखर ने हिसाब लगाना छोड़ दिया। हमारा समाज, मूल्य 1 रुपया, और मैं उसमें लागत काटकर चौथाई का हिस्सेदार हूँ। शेखर के मुंह पर एक रूखी और म्लान हंसी की रेखा दौड़ाई। न जाने वह कब सो गया। जब वह जागा तब घोर अंधकार था। रात आधी जा चुकी थी और ग्वाल मंडी के चौक पर भी सन्नाटा हो रहा था। शेखर का शरीर दिसंबर के जाड़े से ठिठुर गया था। भूख भी उसे लग रही थी। इस महीने के आरंभ में ही उसने होटल से एक ही समय भोजन मंगाने का तय कर लिया था। होटल वाले से भी उसने कह दिया था कि शाम को वह स्वयं बना लिया करेगा। एक दिन वह चावल, दाल और आटा भी ले आया था और उस दिन शाम को उसने स्वयं खिचड़ी बनाकर खाई भी थी। क्या इस समय वह खाना बनाए? इतनी भूख तो उसे नहीं है। नहीं, भूख तो है, पर भूख को इतना महत्व देना ठीक नहीं है। उसने बिस्तर ठीक ठाक किया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयत्न करने लगा, पर वह इतना ठिठुर चुका था कि अब भी शरीर को गर्मी न आई। तब वह उठकर शरीर गर्म करने के लिए जल्दी जल्दी टहलने लगा। एकाएक अपने सब प्रयासों की विफलता का भाव, जिसे उसने शशि की बात के बाद से दबा रखा था, उसके भीतर बड़े वेग से उमड़ आया। अपने प्रयासों की ही नहीं, प्रयास मात्र की विफलता का। जीवन की इस बुदबुदाती दलदल में हाथ पैर पटकने का लाभ क्या? उसमें धंसना वैसे भी है, वैसे भी है। पुस्तक लिखूंगा। पुस्तक जैसी आज तक किसी ने पुस्तक लिखी नहीं, जैसे आज तक किसी ने समाज बदलने का उद्योग नहीं किया। जैसे शेखर और भी तेज चलने लगा। क्या इस होने और बीत जाने के घातक अनुक्रम से कोई छुटकारा नहीं है? क्या इससे बाहर नहीं निकला जा सकता? उसके मानसिक उद्वेग के गर्त में से बुलबुले की तरह उठकर एक विचार ऊपर आया। उसने अभी तक कोई ऐसी गहरी अनुभूति नहीं जानी है जिसके प्रति वह अपने को पूर्णतः उत्सर्ग कर दे। एक क्षण भी ऐसा नहीं आया है जबकि शेखर के मन से यह ज्ञान बिल्कुल मिट गया हो कि वह शेखर है। क्या इसमें समय का ही दोष है? उसका दोष कुछ नहीं है। क्या उसी ने नहीं सूम की तरह अपने को सहेज सहेज कर रखा, जबकि बात करने को वह सारे संसार को उलट पुलट देने का स्वप्न देखा करता है। और तो और उसके जीवन में कितनी कन्याएं आई हैं,
उनमें भी किसी से उसकी सच्ची घनिष्ठता नहीं हो सकी। उसने स्वयं जीने से इनकार किया था। उससे तो मणिका की जीवन परिपाटी कहीं अच्छी थी। उसमें थी वह साहसिकता जो जीवन को मिट्टी की तरफ फेंक सकती। मेरे जीवन की मोमबत्ती दोनों ओर से जल रही है। वह रात भर नहीं जलेगी, पर मेरे बंधुओं और मेरे शत्रुओं उसकी दीप्ति कितनी सुंदर है उसमें भी यह सामर्थ्य कि ऐसी दीप्ति से नभ को आलोकित करे। मणिका ने ठीक मार्ग नहीं चुना, पर असल चीज तो उसमें थी, जीवन की आग जिसे देवता मानव से छिपा छिपा कर रखते हैं। उसे एक और वाक्य याद आया जो मणिका की दी हुई एक पुस्तक में उसने पढ़ा था। संयम क्या है? तीव्र वासना की अक्षमता। फिर उसे याद आई एक पठान की कहानी जो उसने न जाने कहाँ सुनी थी, शायद जेल में। एक पठान को कोई मौलवी समझा रहा था कि आदमी को संयमी होना चाहिए, पर यह शब्द पठान की समझ में नहीं आता था। मौलवी समझाने लगा कि संयमी वह होता है जो नजर नीचे रखता है, औरतों के पीछे पीछे नहीं जाता। स्त्री को एकाएक पठान ने टोकर कहा, तो समझ गया, हमारा जुबान में उसको खुसरा बोलता है। शेखर रुक गया। उसे लगा कि उसके विचार जिस धारा में बहे जा रहे हैं उसमें कोई दोष अवश्य है। जैसा सब विचारों में सच्चाई का कुछ अंश है, किंतु पूरा सच नहीं है, कदापि नहीं है, क्योंकि उसकी परिस्थितियों ने उसे जीने की इतनी अधिक सुविधाएं कब दी। कौन से ऐसे बड़े अवसर आए जो उसने अपने हाथ से चले जाने दिए। कोई असाधारण बाधाएं उसके मार्ग में ना भी आई हो तो भी कोई औरों के जीवन भी बाधा और सुविधा के इसी तरह के घोल होते हैं। तब क्या इतनी ही बात है कि वह भूखा है? क्या यहाँ सारा विद्रोह अतृप्त वासना का घटा टोप है? क्या यह वासना बढ़ती जाएगी और फिर एक विस्फोट होगा और बस फिस? तब तो यह सब हिस्टीरिया है। उसने अनुभव किया कि उसकी प्राण शक्ति अंतर्मुख हो रही है और क्रमशः उसी को भस्म कर जाएगी अगर किसी गहरे आंदोलन ने फिर बहिर्मुखी न कर दिया। और यह होना ही चाहिए, क्योंकि बहिर्मुख शक्ति ही क्रांति कर सकती है, अंतर्मुखी नहीं। अंतर्मुख होकर वह एक विशेष प्रकार का कवि चाहे हो जाए। जो वह होना चाहता है, जो वह करना चाहता है, वह सब धूल हो जाएगा। शेखर बिस्तर पर बैठ गया। उसने कंबल ओढ़ लिया। अस्पष्ट रूप से उसने चाहा कि वह निरा लिखना नहीं, कुछ और भी काम करे जिससे वह लोगों के संपर्क में आए, पर क्या और कैसे वह सोच नहीं पाया। फिर मन ही मन तय करके कि शशि से सलाह लेगा, वह लेट गया। दिन के प्रकाश के साथ ही तार आया कि शेखर की माँ का देहांत हो गया है। शेखर एक अजीब सी शिथिलता का अनुभव करता हुआ उठा था। तार पड़ने के बाद भी जैसे वह दूर नहीं हुई। उसकी समझ कुछ नहीं आया कि उसने अभी अभी क्या पढ़ा था। तार रखकर ब्रश और तौलिया लेकर वह नल पर गया और मुंह हाथ धोकर भीतर आया। आकर उसने अलमारी में से कागज निकाले। उसके बाद ही एकाएक तार के 4 शब्दों का आशय बिजली की तरह उसके मन में कौंध गया। माँ अब नहीं है। उसके मन में एक विचित्र प्रकार की वेदना उठी जो दुख से भिन्न थी। दुख का अनुभव उसे नहीं हुआ और उसने अपने आप पर थोड़ी सी ग्लानि भी इस कारण हुई। वह चाहता था कि एक बार रो दे, सीधे साधे मात्रहीन मानव की तरह सरल भाव से रो दे, पर उसकी आंखें मानो और भी सूख रही थीं। एक जलन सी उनमें हो रही थी। वह शून्य भाव से कागजों की ओर देखता हुआ बहुत देर तक बैठा रहा। धीरे धीरे अपने बाल्यकाल की बहुत सी स्मृतियां उसके मन के आगे होती हुई जाने लगीं, किंतु उन स्मृतियों में जैसे राग तत्व बिल्कुल नहीं था। शेखर की रागात्मकता वृत्ति जैसे मूर्छित हो गई थी, केवल दृष्टि काम कर रही थी। देर बाद उसने जाना कि ये चित्र घूम फिर कर फिर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं कि शेखर भोजन कर रहा है और साथ के कमरे में माँ का स्वर कहता है। मुझे तो इसका भी विश्वास नहीं है, किंतु चित्र के साथ भी क्या असह्य रोष का कोई अवशेष नहीं था जो पहले इसके साथ गुथा हुआ था। क्यों? क्या उसने माँ को क्षमा कर दिया था? उसे याद नहीं कि कभी वह जानते बूझते इस परिणाम पर पहुंचा हो। शायद अनजाने में उसने समझ लिया था कि यूं रोष को सहेज कर रखना मूर्खता है, या शायद अभी अभी उसके मन ने निश्चय कर लिया था कि जो अब नहीं है उसके प्रति कोई बुरी भावना रखना पाप है। उसने माँ के चेहरे की कल्पना करने का उद्योग किया। प्रायः वह इसमें सफल नहीं होता था, पर आज वह स्पष्ट ही उसे देख सका। वह चेहरा सुंदर नहीं था, किंतु आज उस पर वैसी रेखाएं नहीं थीं
जो शेखर प्रायः देखा करता था, पर जो वह जानता था हर समय नहीं होती। चेहरा शांत था और ऐसा उसमें कुछ नहीं था जिसका मातृत्व के साथ कोई विपर्य हो। माताओं के अपने अपने चेहरे होते हैं, पर मातृत्व का अपना एक विशेष चेहरा होता है। यह होना चाहिए, किंतु शेखर रो क्यों नहीं सकता? अपने से यह प्रश्न पूछते ही उसका मन फिर शून्य हो गया। थोड़ी देर बाद एकाएक वह उठा कि कुछ नहीं तो साधारण दिन क्रम के काम ही वह करेगा। उसने कमरे की सफाई की, बर्तन धोकर रखे, बिस्तर ठीक किया। फिर एक बार उसने कमरे की सूनी दीवारों की ओर देखा। किसी दीवार पर कहीं कोई चित्र होता, फोटो टांगना उसे बहुत बुरा लगता था, पर इस समय अगर माँ का फोटो ही उसके पास होता तो शायद उसी को दीवार पर टांग कर वह यत्न करता कि उस चेहरे से नया परिचय प्राप्त करे जो इतना अपरिचित हो गया था। अचानक उसे शांति की याद आई, उस मुद्रा में जिसमें वह रोजेटी के चित्र सी लगती थी। मृत्यु का विराटत्व, कि मृत्यु विराट ही होती है और अम्मा भी नहीं है। उसे वह कविता भी याद आई जो शांति ने उससे सुनी थी, पर उसमें इस समय कोई विशेष सार्थकता उसे नहीं दिखी। उससे उसका मन टेनिसन का ही एक दूसरी कविता की ओर गया। गोधुली और सांझ की घंटा ध्वनि और मेरे लिए एक स्पष्ट आवाहन। उस समय विदाई का अवसाद न हो, जब मैं लंगर उठाकर खुले समुद्र की ओर चल दूं। कहते हैं कि वह टेनिसन की अंतिम कविता थी, 82 साल की आयु में लिखी हुई। अपराह्न में न जाने क्यों शेखर उठकर रावी तट की ओर चला। उसने शमशान कभी नहीं देखा था। उसे ध्यान हुआ कि मृत्यु की यथार्थता शायद एक देह का अंतिम संस्कार देखे बिना समझ में भी नहीं आ सकती। शमशान में 2-3 चिताएं जल रही थीं। उन्हें जलते समय हो गया था। चिता के भीतर देह का आकार नहीं पहचाना जा सकता था और न वहां कोई व्यक्ति ही था। शेखर अकेला ही था, अगर कुछ एक कुत्तों के साथ नागे ना जाए। किंतु विराट तत्व, शेखर को लगा कि यह दृश्य लगभग उपहास्यास्पद है। कैसा बेहुदा अंत। उसका विश्वास था कि आग किसी भी चीज को एक शालीनता और भव्यता प्रदान करती है, पर यहाँ तो वह भी नहीं था। वहां के वातावरण में तो उल्टे आग ही टुच्ची हो गई थी। एक कटु भावना लेकर शेखर ने सोचा कि शायद इस टुच्चे स्थान के साथ अपने बुजुर्गों का नाता जोड़कर लोग उनके बिच्छोह को आसान बना लेते होंगे। पर लौटते समय उसे शाम हो आई। आकर उसने देखा लालटेन में तेल नहीं है। ऐसे ही मौके के लिए उसने 2-4 मोमबत्तियां ला रखी थीं। 2 एक साथ जलाकर उसने आले में रख दी। चारपाई पर बैठ गया। एकाएक मोमबत्तियों की लौ बुझी सी जली और सब तिड़ 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 के स्वर के साथ दीप्त हो उठी। शेखर ने देखा एक तितली से भी बड़ा पतंगा जो नित्य लालटेन के आसपास चक्कर काटा करता था, मोमबत्तियों की लौ से टकराकर जल गया है। एकाएक जीवन निरे अस्तित्व के रूप में उसके सामने आया। अस्तित्व जो निरी एक घटना है। आज भी लालटेन होती तो पतंगा चक्कर काटता रहता। एक तेल न होने की घटना से तिड़ 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 और निर्वाण। सवेरे के तार का आशय फिर उसके सामने दौड़ाया। माँ अब नहीं है। शेखर उठकर आले के नीचे घुटने टेककर मानो प्रार्थना की मुद्रा में बैठ गया। सिर आले पर टेककर एकाएक रो उठा। पहले निरश्रु, पर पिंजर को हिला देने वाले रोदन के साथ, फिर धीरे धीरे आर्द्र होकर। जब उसके पीछे एकाएक शशि का पीड़ित स्वर बोला, शेखर, तब अभी उसका रोना बंद नहीं हुआ था। चौंक कर उसने सिर उठाया। शशि ने धीरे से कहा, तो तुम्हें सूचना मिल गई? उसने सिर हिला दिया, फिर उंगली से आंसू झटक डाले और उठकर खड़ा हो गया। शशि के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखे और कोमल दबाव से उसे नीचे दबाते हुए चारपाई पर बिठा दिया। फिर भी वह हटी नहीं। एक हाथ से बहुत हल्के और शांतवना भरे स्पर्श से उसका कंधा सहलाती रही। शेखर को लगा कि ऐसे तो उसकी रोने की शर्म गल जाएगी और फिर रो उठेगा। बोला, मैं कुछ देर अकेला रहूँगा। तो मैं भी जाऊँ? नहीं, तुम बैठो, मैं अभी आया। और शशि को बिना कुछ कहने का समय दिए वह बाहर निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद वह लौटा। शशि चारपाई के कोने पर चिंतित बैठी थी। शेखर के आ जाने पर उसने कहा, अब मैं लौटूं? देर हो गई है। मुझे भी शाम को खबर मिली, तभी तुमने देखने चली आई। धीरज से सहना भैया, कल मैं फिर आऊंगी। शशि चली गई तो शेखर कुछ क्षण सीढ़ियों की ओर ही देखता रहा। फिर उसने देखा कि छोटी कोठरी में भी प्रकाश है।
वह देखने लगा। एक मोमबत्ती बड़े कमरे से उठाकर उधर ले जाई गई थी। अचंभे में शेखर ने देखा, एक ढकी हुई थाली रखी है। शेखर की अनुपस्थिति में शशि बेसन के पराठे बनाकर साथ में थोड़ा थोड़ा अचार और मधु रख गई थी। और तो घर में था ही क्या। शेखर की इच्छा कुछ खाने को नहीं थी, पर यह थाली देखकर उसे लगा कि निर्णय के बारे में वह स्वतंत्र नहीं है। आज के भाग में केवल इतना ही। अगर आपको इस पुस्तक का वाचन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।